इस मूवी के आगाज में हम जियाजो नामी लड़की को देखते हैं। जियाजो जब 12 साल की थी तो उसके पापा की डेथ हो गई, इसलिए वो अपने बचपन वाले घर को सेल करके दूसरे घर में रहती है और कुछ सालों बाद वो एक ज्वेलरी शॉप पर जॉब कर रही होती है। अब जियाजो की जिंदगी का मकसद यही है कि वो अपना घर वापस खरीद ले, मगर उसकी सैलरी से उसका खुद का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। और फिर हम एक लड़के मिंग को देखते हैं जो प्रॉपर्टी डिजाइनिंग का काम करता है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। वो एक इन्वेस्टर को अपना प्लॉट डिजाइन दिखाता है, लेकिन वो इन्वेस्टर उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और फिर रात को मिंग थका हारा अपने घर आता है। उधर जियाजो भी अपने घर जाती है, मगर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिंग और जियाजो एक ही घर में रहते हैं। दरअसल मिंग इस घर में सन 1999 में रहता है, जबकि जियाजो इस घर में 2018 में रहती है। मतलब कि किसी तरह दो अलग अलग टाइम्स की टाइमलाइंस आपस में जुड़ गई हैं। अब जियाजो नहा रही थी और मिंग खाना बना रहा था। वो बर्तन को सिंक में जैसे ही वॉश करता है तो जियाजो के बाथटब से मिंग का खाना निकलता है और मिंग को सिंक में से जियाजो के कपड़े मिलते हैं। ये देखकर इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता और ये सोचते हैं कि अचानक इन दोनों के साथ ये क्या हो रहा है, मगर बहुत थक जाने की वजह से ये दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन मिंग के मुंह पर जियाजो जोर से थप्पड़ मारती है। मतलब कि ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। ये दोनों बहुत हैरान होते हैं क्योंकि इन दोनों के कमरे मिक्स होकर एक बड़े कमरे में तब्दील हो चुका है और ये देखकर ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं। अब जियाजो मिंग को चोर समझकर उसे मारती है और मिंग भी इधर उधर भागता है। फिर जब ये दोनों थोड़ा रिलैक्स होते हैं तो ये दोनों देखते हैं कि इन दोनों के कमरे मिक्स हो गए हैं। तब मिंग अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर बादल होते हैं और जब जियाजो अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ तेज धूप होती है। फिर मिंग अपना दरवाजा खोलकर बाहर जाता है तो उसे कुछ अलग नहीं दिखता। वो साल 1999 में ही होता है, लेकिन जब जियाजो मिंग के दरवाजे से बाहर आती है तो वो ये पुराना जमाना देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि 1999 में तो वो बहुत छोटी हुआ करती थी, इसलिए वो घबराकर वापस अंदर आ जाती है। फिर जब वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर देखती है तो वो फिर से 2018 में वापस आ जाती है। लेकिन मिंग ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो अब तक साल 1999 में था और अब 2018 में आकर न्यू टेक्नोलॉजीज देखकर वो बहुत घबरा जाता है। और फिर ये दोनों वापस अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। अब इन दोनों के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि ये दोनों एक ही घर में अलग अलग टाइमलाइंस में जिंदा है। और जियाजो मिंग के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है तो मिंग पूछता है कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, तो जियाजो कहती है कि ये ख्वाब है या हकीकत, ये पता करने के लिए मैंने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है। ये सुनकर मिंग कहता है कि इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना हम इन दोनों दरवाजों को एक साथ ओपन करें और देखें कि क्या होता है। और फिर ये दोनों अपने अपने दरवाजे एक साथ ओपन करने की कोशिश करते हैं, मगर इनका कमरा छोटा होने लगता है। मतलब कि ये दोनों एक साथ दरवाजा नहीं खोल सकते। अब जियाजो को याद आता है कि 1999 में उसके पापा जिंदा थे, इसलिए वो मिंग से कहती है कि तुम अपने साइड का दरवाजा खोलकर मुझे वहाँ ले जाओ, क्योंकि मुझे मेरे पापा से मिलना है। और मिंग उसे वहाँ ले जाने के लिए मान जाता है। अब पुराने जमाने में आकर जियाजो बहुत खुश होती है और भागकर अपने पापा से मिलने जा रही होती है, मगर वो देखती है कि उसके पापा 10 साल की जियाजो के साथ खेल रहे हैं। अब ये देखकर जियाजो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो अपने पापा से मिलने जा ही रही होती है कि उसी वक्त अचानक वहाँ जिलजिला आ जाता है और बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से वो अपने पापा से मिल नहीं पाती और वो मिंग के साथ वापस घर आ जाती है। अब मिंग उसे कहता है कि जैसे मैं तुम्हें अपनी टाइमलाइन में लेकर गया था, वैसे ही तुम भी मुझे अपनी टाइमलाइन में ले चलो। और तब जियाजो उसे एक लैपटॉप दिखाती है। मिंग लैपटॉप को देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसके दौर में सिर्फ कंप्यूटर्स थे। और फिर मिंग खुद को फ्यूचर में देखने के लिए अपना नाम लैपटॉप में टाइप करके सर्च करता है कि तभी एक बार फिर जिलजिला आता है और जियाजो समझ जाती है कि हम दोनों अपने पास्ट या फ्यूचर के लोगों से नहीं मिल सकते, और अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो ऐसे ही जिलजिले आते रहेंगे। हम दोनों एक साथ अपने अपने दरवाजे को भी नहीं खोल सकते। अब तुम्हारे दरवाजे को सिर्फ तुम ओपन करोगे, जिससे मैं बाहर जा सकती हूँ, और मेरे दरवाजे को सिर्फ मैं ओपन करूंगी और तुम उसमें से बाहर आना। और फिर हम एक साइंटिस्ट और एक बिजनेसमैन को देखते हैं। इन दोनों की मीटिंग चल रही थी, जिसमें साइंटिस्ट कहता है कि हमने डायमेंशन टाइमलाइन क्रिएट कर ली है, मगर वो टाइमलाइन हमारे पास ना आकर इस शहर में किसी और जगह क्रिएट हो गई है। अब हमें किसी भी तरह उस जगह को ढूंढना होगा। मगर वो बिजनेसमैन कहता है कि ये तुम्हारा काम है, मुझे सिर्फ उस टाइमलाइन से पैसे कमाने हैं। उधर रात होने पर मिंग और जियाजो को नींद नहीं आती और जियाजो बताती है कि मेरे पापा मुझे छोड़कर ऊपर चले गए, इसलिए मैं ऐसे जी रही हूँ। मुझे जब भी उनकी याद आती है तो मैं उनकी गाड़ी की चाबी को देखती हूँ, और लोन न चुकाने पर मेरे बचपन का घर भी बैंक वालों ने ले लिया है, मगर मैं उस घर को वापस खरीद के रहूंगी। और फिर अगली सुबह ये दोनों तैयार होकर अपने अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। अब जियाजो शादी करने के लिए कई लड़कों से मिलती है, मगर उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि लड़का इतना अमीर हो कि मुझे अपने बचपन वाला घर वापस खरीद
खरीद के दे सके, लेकिन उसकी इस शर्त को कोई भी नहीं मानता। और ऐसे ही चलते चलते उसे एक दिन एक अमीर आदमी मिलता है जो उसकी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है। मगर वो जियाजो से उम्र में काफी बड़ा था और वो बातें भी बहुत अजीब कर रहा था, लेकिन उसका अमीर होना ही जियाजो को भा जाता है और वो उससे शादी करने के लिए मान जाती है। वो अमीर आदमी उससे कहता है कि कुछ ही देर में मैं तुम्हारा घर खरीद लूंगा और उस पर हम दोनों के नाम के नेम प्लेट्स लगाऊंगा, मगर ऐसे छोटे मोटे खर्चों के लिए मैं अपने पास कैश नहीं रखता, इसलिए तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो। और जियाजो उसकी बातों में आकर एटीएम से पैसे निकालकर उसे दे देती है और वो अमीर आदमी कहता है कि मैं पानी की बोतल्स लेके आता हूँ, लेकिन जियाजो बहुत देर तक उसका इंतजार करती है मगर वो नहीं आता और जियाजो समझ जाती है कि वो एक चोर था जो धोखे से उससे पैसे लेकर चला गया। अब जियाजो पुलिस को इन्फॉर्म करती है, मगर जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तब तक जियाजो को वहीं बैठना पड़ता है। उधर मिंग अपने ऑफिस के वॉशरूम में बैठकर नशा पी रहा होता है कि उसी वक्त वॉशरूम के बाहर इस कंपनी के ओनर और मैनेजर जूनी और एक तीसरा एम्प्लॉय आते हैं और ओनर कहता है कि हमें आगे चलकर और भी बिजनेस करना है और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। मगर ओनर के वहाँ से जाते ही जूनी उस एम्प्लॉय से कहता है कि हम अपने ओनर को धोखा देकर उसके सारे पैसे हथिया लेंगे और बैंक वाले उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। फिर ये दोनों बातें करते हुए वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी मिंग अंदर कुछ गिरा देता है और जूनी जल्दी से आकर बाथरूम के नीचे देखता है और मिंग को पैरों से पकड़कर बाहर खींचकर निकालता है और वो मिंग से कहता है कि तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत थी ना, मैं तुम्हें बैंक से लोन अरेंज करवा के देता हूँ, लेकिन तुमने जो सुना है तुम उसे किसी को नहीं बताओगे। और मिंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ। मगर थोड़ी देर बाद जूनी मिंग को अपने पास बुलाकर कहता है कि मैं तुम्हें क्यों लोन अरेंज करवा के दूं? तुमने तो सिर्फ मेरी बातें सुनी है, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है और अब तो मैंने तुम्हें जॉब से भी निकाल दिया है, तो तुम घर जा सकते हो। जिस पर मिंग उसकी मिन्नतें करते हुए कहता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो। मगर जूनी उसे इग्नोर करके जॉब से निकाल देता है। उधर जियाजो जब अपनी जॉब पर होती है तो वहाँ उसकी बचपन की दोस्त जिया ओया आती है। ये दोनों एक दूसरे से इतने टाइम बाद मिलकर बहुत खुश होती हैं और जिया ओया बताती है कि मैंने एक अमीर आदमी के साथ शादी कर ली है। और ये सुनकर बिना कुछ सोचे समझे जियाजो उसे कहती है कि हाँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत अमीर है और वो बहुत बिजी होते हैं। तो जिया ओया उसे कहती है कि तुम आज रात अपने हस्बैंड के साथ आना और मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊंगा और हम साथ में डिनर करेंगे। अब जियाजो झूठ बोलने की वजह से बहुत परेशान हो जाती है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो जाकर मिंग को अपने हस्बैंड होने की एक्टिंग करने का कहती है। अब जियाजो एक कोट को रेंट पर लेती है और मिंग को ऐसे तैयार करती है जिससे वो सच में अमीर बिजनेसमैन लग रहा था। और फिर ये दोनों जिया ओया के बताए हुए रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ जियाजो उन्हें बताती है कि ये मेरे हस्बैंड मिंग है। फिर ये लोग खाना खाते हैं, मगर मिंग अपना खाना जल्दी जल्दी खाकर अपना कोट उतारकर चेयर पर लटका देता है और जिया ओया और उसका हस्बैंड मिंग के कोट पर लिखा हुआ देख लेते हैं कि यहाँ पर कपड़े रेंट पर दिए जाते हैं। और मिंग उनसे कहता है कि मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये सुनकर ये दोनों बहुत हंसते हैं। फिर जियाजो अपनी रिंग दिखाकर कहती है कि ये करोड़ों रुपयों की डायमंड रिंग है, मगर तभी वो नकली डायमंड उसकी रिंग से निकलकर आग के पास जाकर गिरता है, जिससे वो पिघल जाता है। और ये देखकर जिया ओया और उसका हस्बैंड बहुत हंसते हैं, जिसकी वजह से जियाजो की बहुत बेइज्जती होती है और वो मिंग के साथ घर चली जाती है। और घर जाकर जियाजो बहुत रोती है कि उसी वक्त टीवी पर एक लॉटरी टिकट शो चल रहा था जिसमें वो बताते हैं कि साल 1999 वाले कुछ लॉटरी टिकट्स खुलने वाले हैं। और ये सुनकर ये दोनों साल 1999 में जाकर किसी तरह जीतने वाली लॉटरी टिकट को खरीद लेते हैं। अब इन दोनों को पता था कि इनकी लॉटरी टिकट जीतने वाली है, इसलिए जियाजो मिंग को अपनी टाइमलाइन में ले जाती है और ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। और फिर वेटर आकर इनसे पैसे मांगता है तो जियाजो कहती है कि मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए तुम मेरा पर्स रख लो, ये बहुत कीमती पर्स है और कल मैं आकर तुम्हें पैसे देकर ये पर्स वापस ले जाऊंगी। फिर अगले दिन ये दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि इनकी लॉटरी निकलने वाली है। और ऐसा ही होता है, इनकी लॉटरी टिकट ही विन करती है, मगर अचानक से इनकी लॉटरी में से नंबर गायब हो जाता है और ये दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। अब इन दोनों को समझ आ जाता है कि जो इनकी किस्मत में लिखा है वो उसे बदल नहीं सकते। फिर अगले दिन जियाजो उस रेस्टोरेंट में जाकर अपना पर्स मांगती है, मगर वो वेटर कहता है कि पहले पैसे दो, लेकिन जियाजो के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो मिंग के साथ वापस घर जा रही होती है कि उसी वक्त रास्ते में बड़ी स्क्रीन पर मिंग का इंटरव्यू चल रहा था। दरअसल ये 2018 की टाइमलाइन में रहने वाला मिंग है, मतलब कि फ्यूचर में मिंग एक अमीर बिजनेसमैन है। और ये देखकर मिंग बहुत हैरान हो जाता है। और फिर ये दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ फ्यूचर मिंग इंटरव्यू दे रहा था और वहाँ मिंग जैसे ही फ्यूचर मिंग के पास जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर जलजला आ जाता है और मिंग के बाजू पर शीशा गिर जाता है,
जिसकी वजह से फ्यूचर मिंग के बाजू पर भी चोट लग जाती है और उसे जियाजो से जुड़ी बातों का ख्याल आता है, जिसका मतलब ये है कि मिंग जो भी करता है उसका असर फ्यूचर मिंग पर भी होता है। उधर जियाजो और मिंग एक दूसरे को कहीं न कहीं पसंद करते हैं, इसलिए जियाजो परेशान होकर मिंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है और फिर हमें फिर से वो बिजनेसमैन और साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर मैन और फ्यूचर जूनी है। अब फ्यूचर जूनी कहता है कि 1999 वाला मिंग जियाजो की टाइमलाइन में आ रहा है, इसलिए आपको ऐसी मेमोरीज आती रहेंगी और ये सब आप पर भारी पड़ सकता है। उधर मिंग को पता है कि वो फ्यूचर में अमीर आदमी बन जाएगा, इसलिए वो अगली सुबह जाकर अपने मैनेजर जूनी से कहता है कि तुम क्या मुझे जॉब से निकालोगे, मैं ये जॉब खुद ही छोड़ रहा हूँ। उधर फ्यूचर मिंग जियाजो के पास जाकर उसे अपने साथ 5 स्टार होटल में डिनर के लिए ले जाता है, मगर जियाजो उस फ्यूचर मिंग के साथ ज्यादा खुश नहीं थी। अब डिनर करते हुए फ्यूचर मिंग उसे कहता है कि तुम 1999 वाले मिंग के साथ रह रही हो, लेकिन अब तुम उसके साथ मत रहो क्योंकि इससे मेरे फ्यूचर पर असर हो सकता है। मैं तुम्हारे बचपन वाला घर तुम्हें खरीद के दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें 1999 वाले मिंग को छोड़ना होगा। और ये सुनकर पहले तो जियाजो सैड हो जाती है, मगर फिर वो मिंग के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मान जाती है और फिर वो घर जाकर मिंग से कहती है कि मुझे दूसरी जगह अच्छी जॉब मिल गई है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर अगली सुबह वो अपना सारा सामान लेकर अपने घर से बाहर जाती है और मिंग को छोड़ के जाने पर रोती है। लेकिन जियाजो जब अपने घर से बाहर जा रही होती है तो उसके दरवाजे के पास एक छतरी गिर जाती है, जिस वजह से उसकी टाइमलाइन का दरवाजा बंद नहीं होता और मिंग दरवाजे को देख लेता है। उधर मिंग की टाइमलाइन में उसका मैनेजर जूनी अपने ओनर पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो ओनर बेहोश हो जाता है और जूनी घबराते हुए उसे शराब पिलाता है। अब जूनी का प्लान ये था कि वो उसे शराब पिलाकर उसे नशे की हालत में मारेगा ताकि लोग समझें कि ये ओनर एक्सीडेंट से मरा है। उधर जियाजो की टाइमलाइन में वो बहुत सालों बाद अपने बचपन वाले घर में वापस आई है। तब फ्यूचर मिंग जियाजो का पर्स जो उसने रेस्टोरेंट में दिया था वो पर्स उसे ला कर देता है। उसी वक्त जियाजो नोट करती है कि मिंग के कोट पर रेंट वाली शॉप का स्टिकर लगा हुआ है और वो समझ जाती है कि वो 1999 वाला मिंग है और वो उसे कहती है कि हमारा अलग होना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, इसलिए तुम फिर से कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। और फिर मिंग इमोशनल होकर वहाँ से घर चला जाता है कि तभी उसे जूनी कॉल करके जल्दी से एक ब्रिज के पास आने का कहता है और मिंग उसके बुलाने पर वहाँ चला जाता है। असल में जूनी को ओनर को मारने के लिए मिंग की मदद चाहिए और वो उसे कहता है कि हम इसे मार देंगे, लेकिन ये एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। और मिंग उसे समझाता है कि ऐसा मत करो, ऐसा करना सही नहीं है, मगर जूनी उसकी बात नहीं सुनता और तभी मिंग को समझ आता है कि फ्यूचर मिंग और फ्यूचर जूनी ने मिलकर इस ओनर को मार दिया था, जिस वजह से मिंग को मैनेजर की जॉब मिली और इसीलिए वो इतना अमीर बन गया। फिर मिंग उस गाड़ी की की चेन को देखता है और उसे याद आता है कि ये तो वही की चेन है जिसे देखकर जियाजो अपने पापा को याद करती थी, मतलब कि वो ओनर ही जियाजो के पापा हैं। अब ये देखकर मिंग डिसाइड करता है कि फ्यूचर मिंग ने जो गलती की थी उसे मैं ठीक करूंगा और फिर वो जूनी को ऐसा करने से रोकता है, जिससे ओनर की जान बच जाती है और इसके ऐसा करते ही वहाँ फ्यूचर मिंग गायब हो जाता है और 1999 में छोटी सी जियाजो को अपने पापा वापस मिल जाते हैं और उसका बचपन खुशहाल हो जाता है। अब टाइम पास्ट में जाने की वजह से वहाँ सब कुछ बदल रहा होता है और मिंग ये सब कुछ देख रहा होता है कि तभी वो जियाजो से आखिरी बार मिलने के लिए अपने घर के पास जाता है और जियाजो भी उससे मिलने के लिए वहाँ आती है, मगर जियाजो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगती है और मिंग उसे कहता है कि अब तुम गायब हो जाओगी और अब तुम अपने पास्ट में वापस जा रही हो, जिसमें तुम उम्र में मुझसे 7 साल छोटी हो। तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। और इसके बाद जियाजो पूरी की पूरी गायब हो जाती है। फिर 8 साल बाद जियाजो अपना फेवरेट म्यूजिक सुनकर एक जगह पर आती है और उसे देखकर मिंग भी वहाँ आ जाता है। मिंग उससे बात करने के लिए उसके पास आता है, मगर जियाजो उसे लात मारकर कहती है, तुम क्या कोई चोर हो? इस तरह मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? और मिंग सोचता है कि क्या फिर से हमें इस प्यार को लड़ाई के साथ शुरू करना होगा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।